वेलकम बैक यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। उड़ान द फ्लाई चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद सर। इकोनॉमिक सेगमेंट में जो क्वेश्चन के क्राइटेरिया में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पर कराया जा रहा है, आप लोगों को किस तरीके से एग्ज़ाम के संदर्भ में जो आज के कंटेस्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं को बेस बनाते हुए ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। इसमें बेसिकली मैंने उन्हीं चीज़ों पर बल दिया है जो अभी तक की परीक्षाओं में पूछी गए सवाल हैं और सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल हैं, और किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने कवर किया है। तो आज के सेक्शंस में मैं कुछ जो आपके पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस हैं उसी को मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। आज के क्वेश्चन की क्राइटेरिया में सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग है। यहां पर दो चीजों की चर्चा की जा रही है। सबसे पहले एक है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय, निवल यानी शुद्ध कारक आय का योग है। यानी जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी के संदर्भ में आपको पता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में वहाँ के निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है उसे जीडीपी कहा जाता है। बट बेसिकली जीडीपी में विदेशों से अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम जीडीपी में विदेशों से निवल कारक आय का मतलब है यहाँ पर शुद्ध आय यानी x माइनस एम की बात कर रहा है। x माइनस एम, x यानी जो भारतीय हैं, x माइनस एम जो भारतीय हैं उसमें विदेशी भी हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं या किसी अन्य देश की बात करते हैं तो भारत में जैसे आप लोगों को पता है कि भारत में अगर उत्पादन प्रक्रिया हो रही है तो उसमें भारतीयों के साथ साथ विदेशियों का भी योगदान होता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में जब भी किसी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो भी विदेशी उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देते हैं उसका कुछ ना कुछ अंश वो जिस देश से आए हैं वहाँ पर उसे ले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को भी मान सकते हैं कि भारतीय जो विदेशों में रहते हैं वहाँ भी उस देश की उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वहाँ से भी अगर कुछ अंश जिस देश में रहते हैं वहाँ पर जाता है, तो ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर देश होगा वहाँ से जो भी कारक आय यानी जो शुद्ध आय वो जाता है यानी विदेशियों का, और शुद्ध आय जो विदेशों से आता है यानी मान लीजिए अगर इंडिया भारतीयों का, तो उसका जो निवल आय होगा वो x माइनस एम। तो यहाँ पर कह रहा है कि इक्वल टू क्या होता है, तो कारक आय का योग होता है। क्या वो एनएनपी होता है, क्या वो जीएनपी होता है? एनएनपी की बात की जाए तो एनएनपी को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एनएनपी को निकालने के लिए हम जीएनपी माइनस आपका होता है क्या, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, यानी मशीनों की टूट फूट या घिसावट को हम घटा देते हैं तो हमको एनएनपी हमको मिल जाता है। ठीक इस तरीके से बात कर रहा है जीएनपी का। और जीएनपी की जब बात करते हैं तो जीएनपी में सकल घरेलू उत्पाद से एक वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम प्राप्त होती है प्लस विदेशों से अर्जित जो आय प्राप्त होती है उसे हम लोग जीएनपी कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया जीडीपी प्लस x माइनस एम इक्वल टू, इसे कहा जाता है आपका क्या, जीएनपी। तो जीएनपी यानी जीडीपी प्लस x माइनस आपका क्या, एम।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का जो योग है वो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, यानी ऑप्शन आपका सही है क्या, जीएनपी। तो आपका ऑप्शन क्या सही है, जीएनपी। जीडीपी की बात की जाए, चूंकि जीडीपी में निवल कारक आय की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। एनएनपी की बात की जाए, एनएनपी यानी जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया गया, ये भी ऑप्शन का आपका गलत हो गया। एनडीपी की बात कर रहा है, एनडीपी के संदर्भ में भी आपको जानना है कि आपको जीडीपी माइनस आपका मूल्य ह्रास, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन सही है आपका क्या, जीएनपी। तो गाइज इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको घुमा फिरा के हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि टीजीटी और पीजीटी की बात की जा रही है तो फुल फंक्शन कोर्सेज में आपको इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आप चाहेंगे तो हमारे इस कॉल नंबर पर यानी आप जानकारी भी ले सकते हैं कि सर फुल कोर्सेज की क्लासेस जो अवेलेबल है वो कितने समय से चल रही है, उसकी फ़ीस क्या है, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको इस नंबर पर आप कॉल करके इसके विषय में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आपका अगला है, जो कि एक प्रक्रिया के रूप में अलग टॉपिक से संबंधित है। वो है उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ पर, देखिए उत्पादन प्रक्रिया की बात किया जाता है तो वहाँ पर जब भी कोई उत्पादन करता है तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की प्रक्रिया को हर उत्पादक अपनाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसकी लागत हमेशा कम हो और सीमांत ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, क्या वो सीमांत लागत बराबर आपका सीमांत उत्पाद है, यानी कि क्या ये सीमांत लागत बराबर आपका सीमांत उत्पाद है यानी MC इक्वल टू MP है, या सीमांत लागत बराबर आपका AP है यानी औसत प्रोडक्ट है, औसत उत्पाद है, या सीमांत लागत बराबर सीमांत आय है, या सीमांत लागत बराबर आपका औसत आय है। ये आपके 4 फैक्टर कंडीशंस हैं। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में आपको दिखाई क्या दे रहा है कि इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। तो पहले पहले ऑप्शन को हम देखें तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि सीमांत लागत बराबर सीमांत उत्पाद। अब हम सीमांत लागत की बात करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में जब भी कोई उत्पादक पूंजी और श्रम का प्रयोग करता है तो एक इकाई उत्पादन के लिए जितनी लागत का प्रयोग किया जाता है या एक इकाई उत्पादन बढ़ाने पर जितनी लागत का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। और उससे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है यानी एक इकाई, जैसे आपने मान लीजिए 8 किलो गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए आपने एक पूंजी और 4 श्रमिक का प्रयोग किया। अब मान लीजिए अगर आपको 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन करने के लिए आपने श्रमिक को बढ़ा दिया, मान लीजिए 4 के बजाय अगर आपने 5 कर दिया, तो जो आपने 1 या 2 श्रमिक बढ़ाया उसकी लागत को आप लोग सीमांत लागत कहेंगे। और उससे अगर जो प्रोडक्शंस में वृद्धि हुई यानी कि 8 से 10 कुंटल हुआ यानी 2 कुंटल से जो आय प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी, सीमांत, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ वो आपकी उत्पाद होगी और उससे जो आय प्राप्त होगा वो आपकी सीमांत आय होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहले ऑप्शन को देखें तो रूल्स क्या कहता है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक की जब सीमांत लागत बराबर सीमांत आय होता है तो उत्पादक वहीं पर उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन निकल के आ रहा है ना तो पहला है ना तो दूसरा है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यानी सीमांत लागत बराबर आपका सीमांत क्या, सीमांत आपका क्या आय, यानी पहला जो ऑप्शन सही है वो आपका क्या है, सी है, यानी सीमांत लागत बराबर आपका सीमांत आय। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि औसत लागत, औसत कुल लागत, सीमांत लागत, सीमांत आय। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी फुल फंक्शन प्रक्रिया यानी पूरी क्लास में। आगे आते हैं
केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के प्रकार को निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करता है। यहां पर जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या है, मापन में केंद्रीय प्रवृत्ति में एक तो मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, यानी माध्य माध्यिका बहुलक आता है, जबकि सहसंबंध नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी सही होगा। बाकी माध्य के बारे में, माध्यिका बारे में, बहुलक बारे में, सहसंबंध के बारे में आपको पता है, या इसकी भी आपको पूरी जानकारी आपको क्लास में दी जाएगी। बाकी क्राइटेरिया आपको पता है कि किस तरीके से मीन मीडियन मोड की जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी इसके बारे में जानकारी हो, आपको बराबर क्लासेस में मिलती रहेगी। यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, उनके बीच की अनुप्रस्थ लोचशीलता होगी, यानी चाय और कॉफ़ी की बात की जाती है, यानी कि ये धनात्मक लोच की तरफ बात करता है। यानी कि अगर मान लीजिए चाय और कॉफ़ी मार्केट में यूज हो रहा है, या कोई व्यक्ति अगर चाय का प्रयोग कर रहा है, अगर चाय की कीमत कम हो जाएगी तो जितनी कीमत कम होगी उतनी ही वस्तुओं के लिए वो प्रतिस्थापित कर देगा, अर्थात चाय के स्थान पर वो कॉफ़ी का प्रयोग करेगा। इसलिए यहाँ पर ना तो नकारात्मक होगी बल्कि वो आपकी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी यानी धनात्मक। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि को जनांकी संक्रमण सिद्धांत संदर्भित करता है। जब जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है तो उसमें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से हमेशा सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या सिद्धांत से जनसंख्या पिरामिड की बात की जाती है, जनसंख्या जाल की बात की जाती है, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशंस ग्रोथ की बात की जा रही है। तो इसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे, माल्थस का सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन, अगर आप हम खाद्यान्न की वृद्धि दर की बात करें या पॉपुलेशन की वृद्धि दर की बात करें तो इसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है। यानी जो माल्थस खुद कहते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बेसिकली ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, यानी 2, 4, 8, 16 के अनुपात में, जबकि खाद्यान्न की वृद्धि दर आपकी है वो अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके किस पर, आर्थिक विकास पर। यानी कि अगर वो आर्थिक विकास है या प्रति व्यक्ति आय है, जीवन स्तर, खाद्य पूर्ति, तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और पीछे मैंने आपको बताया भी था कि आर्थिक विकास एक परिमाणात्मक संकल्पना के साथ साथ गुणात्मक संकल्पना है। ये वस्तुनिष्ठ परिवर्तन के साथ साथ व्यक्तिनिष्ठ परिवर्तन पर विशेष बल देता है। इसमें चरों के साथ साथ आर्थिक चरों को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि अगर उस देश में जनसंख्या का स्तर कम है, पोषण का स्तर अधिक है, गरीबी बेरोजगारी में कमी हो रही है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन तथा वित्तीय क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है, तो इसे मेंशन किया जाता है कि देश में आर्थिक क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी होगा। आगे आइए, एकाधिकारी अपने लाभ को तब अधिकतम करने में सक्षम रहता है जब उसका उत्पाद अधिकतम होता है, जब उसकी औसत लागत न्यूनतम होती है, वह एक उच्च मूल्य वसूल करता है, उसकी सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर होती है। जैसा अभी मैंने पीछे आपसे चर्चा किया है कि जब भी उत्पादक उत्पादन करेगा, जहां पर उसकी सीमांत लागत उसकी सीमांत आय के बराबर होती है, वहीं पर उत्पादक उत्पादन करता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा क्या, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट की बात की जा रही है। जब आयात करते हैं या निर्यात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो लगता है, क्या वो उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, संपत्ति कर है या निगम कर है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संपत्ति कर और निगम कर ये केंद्र सरकार के आपके प्रत्यक्ष कर हैं। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या है, निगम कर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क केंद्र सरकार की आय का अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर चूंकि आयात तो निर्यात की बात की जा रही है, आयात निर्यात होने पर क्या वो उत्पाद शुल्क लगता है या सीमा शुल्क, संपत्ति कर, ये दोनों तो है नहीं, बल्कि आपका सही क्या है, सीमा शुल्क। यानी कि आयात और निर्यात के फलस्वरूप सीमाओं पर क्या लगता है, सीमा और शुल्क। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी। तो डी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी बी। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नीति किस अनुच्छेद के अंतर की जाती है। क्या 180 है या 35 है, 280 है, 275 है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका ये गलत है, 35 भी गलत है। आपका ऑप्शन क्या सही है, सी सही है।
यानी अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के बाद भी वित्त आयोग का गठन करता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। ये अपनी संस्तुति राष्ट्रपति को देता है। इसमें इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की बात की जाती है, इसके अलावा अनुदान की बात की जाती है या अन्य कोई सहायता होती है उसके बारे में वित्त आयोग राष्ट्रपति को जानकारी देता है। अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा 15 वित्त आयोग की संस्तुतियाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी गई है, जिसमें केंद्र राज्यों के बीच जीएसटी के संदर्भ में और करों के बंटवारे के संदर्भ में इन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया है। इसमें अभी तक अगर आप देखें तो 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसका जो कार्यकाल है 2021-22 से लेकर 2025 और 26 तक है, और इसके अध्यक्ष जो है वो NK सिंह है। बाकी इसके 4 सदस्यों की भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका समझ में क्या आ रहा है, 280। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। अगर आप यहाँ मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में जब अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन और मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वस्तु के मूल्य और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, यानी जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है, इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संदर्भ में क्या रिलेशन कहलाता है, इसके संदर्भ में क्या मुद्रास्फीति का अंतराल है, क्या गुणक है, क्या फिलिप्स वक्र है या डी उत्पाद है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके संदर्भ में अगर आपको पता है कि एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था A.W. फिलिप्स, 1958 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। सिद्धांत क्या था, ये था आपका फिलिप्स वक्र OX और Y। यहाँ पर इन्होंने दिखाया था बेरोजगारी, यहाँ पर इन्होंने दिखाया था क्या, स्पीड। इन्होंने बताया था कि स्पीड तथा बेरोजगारी में जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध होता है। यदि अगर स्फीति की दर 2% होगी या स्फीति की दर 10% होगी तो बेरोजगारी की दर 2% होगी। अगर स्फीति को घटाकर आप 2% पर लाएंगे तो बेरोजगारी की दर बढ़कर आपकी क्या हो जाएगी, 10%। यानी स्फीति तथा बेरोजगारी में जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध होता है, जबकि स्फीति तथा रोजगार में जो संबंध होता है वो सीधा और धनात्मक संबंध होता है। यानी जितनी स्फीति बढ़ेगी उतना ही देश में रोजगार का अवसर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन क्या, वो है आपका क्या, फिलिप्स वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कुल निक्षेप का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखा जाता है, यानी कुल जमा का वह भाग जो व्यापारिक बैंकें द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखती है, क्या वो रेपो रेट है। अब रेपो रेट की अगर बात की जाए तो रेपो रेट के बारे में आपको में भी पता होगा, यानी यह अल्पकालिक दर होती है जिसमें सभी राष्ट्रीय एवं व्यापारिक बैंकें RBI से अल्पकाल के लिए मुद्रा ऋण लेती हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर कह रहा वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR की बात की जा रही है। SLR के संदर्भ में अगर देखा जाए तो RBI के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा का कुछ प्रतिशत जो RBI निश्चित करती है उसे अपने खाते में अनिवार्य रूप से जमा रखना क्या होता है, यानी अपने खाते में अनिवार्य रूप से जमा रखना अनिवार्य होता है, उसे हम लोग SLR कहते हैं। SLR की दर को नियंत्रित करता है RBI, और ऐसी स्थिति में जब स्फीति तथा मंदी की दशाएं होती हैं या अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा घटती और बढ़ती है तो SLR के द्वारा ही RBI तरलता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखा जाता है। अगला है बैंक दर। बैंक दर की अगर हम बात करें तो बैंक दर यानी बैंक दर वह दर होता है जिसमें व्यापारिक बैंकें RBI से दीर्घकाल के लिए ऋण लेती हैं। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सही क्या है, डी। तो यहाँ पर अगर आप हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो आपका क्या है, डी सही है। डी के संदर्भ में यानी नगद कोष अनुपात जिसे हम कहते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात, इसके अंतर्गत RBI के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक के अपनी जमा का कुछ प्रतिशत RBI के खाते में रिजर्व रखती है, इसे कहते हैं नगद कोष अनुपात। यानी इस प्रकार का अनुपात होता है जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उसकी नीतियों के तहत इसे घटाया और बढ़ाया जाता है। तो RBI ही से घटाती है बढ़ाती है, तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक के पास उसे नगद कोष में रखना पड़ता है। तो ऑप्शन आपका होगा क्या, डी।
ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए ये स्थिति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात कहलाता है। दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात कहलाता है। अरे दो मुद्रा की बात की जा रही है, क्या वो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, भुगतान संतुलन सिद्धांत है, निरपेक्ष लागत सिद्धांत है या क्रय शक्ति क्षमता? दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात जो कहलाता है वो आपका है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता। इसकी सबसे पहले चर्चा की थी गुस्टाव कैसल ने। आजकल IMF तथा विश्व बैंक दो देशों के बीच क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर ही आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात लगाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी। इसके बाद आते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको पता है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऋण करदाता पर अस्थायी बोझ देता है? कौन सा ऋण? दीर्घ अवधि ऋण, बाह्य ऋण, बलात् ऋण, जबकि ऑप्शन आपका है गैर विमोच्य ऋण। गैर विमोच्य ऋण ही करदाता पर अस्थायी बोझ देता है, क्योंकि लंबे समय तक होता है इसके संदर्भ में। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो भार होता है वो लंबे समय तक होता है, अस्थायी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किस वर्ष स्थापित किया गया? ना 1960 में, 1971, 1975, 1980 में, वो आपका, जबकि ऑप्शन आपका क्या है? 1975 में। इसको अगर आप देखेंगे तो भारत में 1972 में आरजी सेरा समिति का गठन किया गया था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए, सबसे पहले कृषि क्षेत्र को ऋण की सुविधा देने के लिए अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही होगा क्या? 1975। नेक्स्ट आइए, अभी भी दोहा कार्यसूची में शामिल करने के लिए अत्यधिक विवादास्पद विधेय है। तो दोहा की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पता होगा कि 27 दिसंबर 1945 को जब कई देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बुलाया गया था, तो वहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ साथ ITO की स्थापना की भी बात की गई थी। उसमें जो प्रमुख मुद्दे थे वो बेसिकली कृषि से संबंधित मुद्दे थे, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए व्यापारिक मुद्दे भी हावी थे। इसके अलावा कैसे विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार किया जाए, भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर किया जाए, मौद्रिक सहयोग स्थापित किया जाए, अवमूल्यन जैसी घटनाओं को रोका जाए। तो ऐसी पॉलिसी पर ही विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया था। तो उसमें जो मुद्दा था ITO से संबंधित वो कृषि मुद्दे भी थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन आपका क्या निर्मित वस्तुओं का व्यापार था? ऐसा नहीं था, ये गैट से संबंधित था। बौद्धिक संपत्ति अधिकार आधारित वस्तुओं था, ये भी था, बौद्धिक संपदा अधिकार की भी बात की गई थी। लेकिन ये 1986 में आर्थर डंकल के प्रस्ताव के बाद इस चीज़ों पर चर्चा हुई थी, जिसमें पेटेंट और कॉपीराइट, जिसमें ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के बारे में भी चर्चा की गई थी। तो वहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पर जो दोहा समझौते, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो प्रोनाउंसिएट कर रहा है यानी हाईलाइट कर रहा है वो आपका दे रहा है क्या? दोहा। तो यहाँ पर कृषि संबंधित जो मुद्दे थे वो आपके किस में थे? दोहा में थे। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी। ठीक है, तो गाइज आज के क्वेश्चन पैटर्न पर जिन चीज़ों में मैंने चर्चा किया वो आपको क्वेश्चन के संदर्भ में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, कार्यक्रम 2005 में सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैब्स, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स, उत्कृष्ट कार्यक्रम भागीदारी। तो आपका जो है वो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं परिवर्ती अनुपात नियम उत्पादन का सर्वोत्तम चरण है। परिवर्ती अनुपात नियम पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और उत्तम चरण। परिवर्ती अनुपात नियम का जो दूसरा चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया विभिन्न साधनों और संसाधनों के माध्यम से जो की जाती है वो अधिकतम होने की स्थिति में होती है कि यहाँ पर सीमांत लागत भी कम होती है और उत्पादक का सीमांत आय भी
अधिक होता है। चूँकि परिवर्ती अनुपात की नियमानुसार देखा जाता है कि एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में जब वृद्धि की जाती है तो शुरू में उत्पादन का स्तर तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका ऑप्शन सही होगा, वो है डी, द्वितीय चरण। ठीक है, तो गाइस ये आपका सेक्शन है आज तक का। आज तक के लिए इतना ही, बाकी कुछ और आगे करंट के डेटा के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।